बोर्ड इजीली सीन हो रहा है, तो आपको भी सबको हो रहा होगा आई थिंक। अंशिका दोबारा लॉगिन करो, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके बेटा। हाँ बच्चों, लास्ट टॉपिक अपन ने क्या कवर किया था? आज क्वेश्चंस वगैरह नहीं करने थे ना, दिए भी नहीं होंगे मैंने। मोलरिटी हो गया, रह गया मोल फ्रैक्शन हो गया। मोल फ्रैक्शन में अपन ने कितने क्वेश्चन, वो लास्ट वाला कर लिया था 46% इथेनॉल। चलो नेक्स्ट देखें, कैपिटल एम मोलरिटी। नेक्स्ट देखें बच्चों, कैपिटल एम मोलरिटी। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कैपिटल एम की। कैपिटल एम मोलरिटी, लिखो इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स of solute, it is the total number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter solution। ठीक है, सबको पता है, सब जानते हैं बच्चों। तो अपने पास कैपिटल एम का फॉर्मूला फॉर्म होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यूनिट्स अपने पास क्या होगी? मोल्स पर लीटर। इसको फर्दर मैं फॉर्मूले को लिख रहा हूं बच्चों, तो ये अपने पास होगा W1/M1 अपॉन V इन ml डिवाइड बाय 1000। चेक करो, W1 क्या है? वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। M1 मोलर मास से इसको डिवाइड करेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे। अभी पहले तुम लोग छापना शुरू मत कर दिया करो यार। मैंने कितनी बार बोला मैं बायो नहीं पढ़ाता और बोर्ड लेके भाग नहीं जाऊंगा। जो तुम लोग इतनी टेंशन ले रहे हो कि सर बोर्ड लेके भाग गए तो क्या होगा, पता चला कि सर जो है वो टोंक रोड की तरफ या वो जयपुर रोड की तरफ भाग रहे हैं बोर्ड लेके, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, और सर थोड़ा सा कॉपी करा दो, सर प्लीज थोड़ा सा कॉपी करा दो। तो जब तक मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप कॉपी नहीं करोगे, बिकॉज आपके साथ आपके नोट्स नहीं जाएंगे, आपका माइंड जाएगा। तो समझना पहले जरूरी है, कॉपी करना बाद में जरूरी है। ये मेरी क्लास में हैबिट डालो। W1/M1 क्या है अपने पास? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। V is the volume of solution in ml। 1000 से डिवाइड किया तो क्या हो गया बच्चों? लीटर में। हमारे पास कैपिटल M का फॉर्मूला जनरेट होता है W1/M1 इंटू 1000/V। इसको बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं इन ml। सबसे ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक यही करते हैं, उसमें उसने क्वेश्चन में ml में नहीं दिया, लीटर में दिया है, आप डायरेक्ट लीटर में रख देते हो, आंसर कुछ का कुछ आता है, और गलती से एक ऑप्शन नन ऑफ दिस दे दिया तो मजा आ गया फिर तो अपने को। जबकि ये ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होता कि आपसे वो कैलकुलेशन कराए क्वेश्चन में और आंसर आपको नन ऑफ दिस देते। ऐसा जेई में होता है, हमारे नीट में तो नहीं होता कि आपसे खूब मेहनत कराई और जब रिजल्ट जैसे आया आप बदल नन ऑफ दिस है। ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में मुझे नहीं पता, बट केमिस्ट्री में नहीं होता। केमिस्ट्री नन ऑफ दिस जब भी आएगा जब स्टेटमेंट वाला ऑप्शन होगा, कैलकुलेशन में कभी नहीं आता। ठीक है, एक तो फॉर्मूला अपने जनरेट हुआ, इसी से मैं सेकंड फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं। कैपिटल एम इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा बच्चों मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ लीटर में, लीटर ही तो लीटर में होगा, तो मोल्स इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया? कैपिटल एम इंटू वी इन लीटर। ये फॉर्मूला में कब यूज करना है? जब हमें मोलरिटी गिवन हो, वॉल्यूम लीटर में गिवन हो। लीटर में नहीं गिवन हो तो क्या होगा? एमएल में ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं जिसमें मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं, मोलरिटी वॉल्यूम गिवन होता है, वो हमेशा आपको वॉल्यूम एमएल में ही देता है। आप उसको 1000 से डिवाइड करना भूल जाते हो, और रॉन्ग आंसर फर्स्ट ऑप्शन में मिलता है। कराऊंगा अभी क्वेश्चन, देख लेना आप लोग। तो अपने पास दो फॉर्मूले हैं, एक आपको वेट और वॉल्यूम इन एमएल गिवन हो और मोलरिटी कैलकुलेट करनी हो, निकाल तो अपन यहाँ सबसे सकते हैं। ये अपने पास कब यूज होगा? जब मोलरिटी वॉल्यूम गिवन अपने मोल्स निकालना। कॉपी करो बच्चों सभी, अब कॉपी करो उसको।
नहीं तनीषा, अभी तक कुछ नहीं बच्चों, बेटा सिर्फ अपन मोलरिटी कर रहे हैं, उससे पहले मैंने कुछ नहीं बोला, और ये भी फॉर्मूला लिखा है। अब जूम ही करना पड़ेगा बच्चों, मैंने जूम के हिसाब से बेटा करा था, पर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी। कैपिटल एम ही है, देख लो इतना ठीक है जूम। थोड़ा सा और जूम करें, ठीक। क्वेश्चन लिखो। पहले हम इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे, देन सेकंड हम इस फॉर्मूले पे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, 20 ग्राम NaOH 20 ग्राम NaOH dissolve in 400 ml of the solution, 400 ml of the aqueous solution. 20 gram NaOH dissolve in 400 ml of the aqueous solution. Calculate the molarity, capital M. Calculate the molarity for NaOH solution. For NaOH solution. तो बच्चों अपने पास कैपिटल M क्या आएगा? दिस इज 20, इट इज 40,000 अपॉन 400। सॉल्व करो कितना रहे? 5/4 कैपिटल M, ठीक है। फिर इसको फर्दर लिखो 1.25। मैंने आपसे बोला भी डेसिमल प्लेस का सबसे लेस यूज करो बेटा, कैलकुलेशन इजी होती है। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सिंपल। सेकंड वाले पे क्वेश्चन कर रहे हैं। मॉड्यूल ओपन करो। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 41। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 41। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ml 0.1 m सॉल्यूशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमें फर्स्ट मोल्स कैलकुलेट करने। मोल्स क्या आएंगे बच्चों अपने पास? 0.1 इंटू 10 है ना। अब बच्चे यहाँ पर 10 रख देते तो मोल्स क्या आ गए? 1। बच्चे अगर यहाँ इसको लीटर में कन्वर्ट नहीं करें, 10 लिख दे, यूनिट तो अपन ले चेक ही नहीं करते, तो मोल्स 1 आ गए, 1 आ गए, तो अपने पास किसके इक्वल आ गया? एवोगैड्रो नंबर। देखो फर्स्ट आंसर है ना। कौन सा आंसर है? फर्स्ट ही आंसर है। बट इसको अपने को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? लीटर में, डिवाइड बाय 1000। तो हमारे पास कितना हो? 10⁻³ मोल। सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूल्स अपने पास आए 10⁻³ इंटू Na मॉलिक्यूल्स। फर्दर सॉल्व किया 6 इंटू 10⁻20। अब ये या तो थर्ड ऑप्शन में होगा या फोर्थ में होगा। सिंपल, बताया था मैंने आप लोगों को। रॉन्ग आंसर हमेशा फर्स्ट ऑप्शन में होता है। कोई कंफ्यूजन? कॉपी कर लो। क्लियर? नोट डालो, नोट नंबर 1। आज अपनी इस वीक में सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है? सेकंड। अच्छा ठीक है, अभी 2 क्लासेस और है। ओके। नोट लिखें। नोट में फर्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन कैपिटल M मोल, कैपिटल M क्या होता है? मोलरिटी, एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, एंड वेट बाय वेट परसेंट। बेटा ऐसा कभी नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, ये अपना माइंड नहीं लगाए, बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन जब भी आएगा तो मान के चले फर्स्ट ऑप्शन जनरली रॉन्ग ही होता है। वेट बाय वॉल्यूम और एंड वेट बाय वेट। भाई वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम में तो रिलेशन निकाला हुआ है, तो जब एक रिलेशन से अपन निकालेंगे दूसरा कर ही लेंगे। ठीक है।
अपने पास मैंने नोट में लिखा है रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम मोलरिटी एंड वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट परसेंट। कैपिटल एम अपने पास कितना था, W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन V इन ML, राइट। मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ W अपॉन V इन ML इंटू 1000 अपॉन M1, और कैपिटल M इज इक्वल टू W1 अपॉन V इंटू 100 इंटू 10 अपॉन M1, राइट। चेक करो इसको। दिस इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, 10 upon M1, right? We know that weight by volume percent is equal to weight by weight percent to D. पुट कर दो तो हमारे पास यहां से नेक्स्ट फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा, वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डी अपॉन M1। अब मेरी बात सुनो पहले, फिर कॉपी करना है इसको। सपोज करो किसी क्वेश्चन में उसने आपसे मोलरिटी आइडेंटिफाई करवानी है, उसने आपको परसेंटेज गिवन दिया, गिवन है उसमें परसेंटेज गिवन है, उसको स्पेसिफाई नहीं किया इट इज वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम। तो हम कैसे चेक करेंगे कौन सा फॉर्मूला मोलरिटी के लिए कैलकुलेट करेंगे, दिस वन और दैट वन। अगर डेंसिटी गिवन है तो वेट बाय वेट अज्यूम करना है, और डेंसिटी नहीं गिवन है तो वेट बाय वॉल्यूम अज्यूम करना है। मेरी बात सबको समझ में आई? हो सकता है शायद आपको नहीं पता हो, ये फॉर्मूला हो सकता है आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखे हो, मे बी, बट सॉल्यूशन चैप्टर में इन्हीं से कनेक्टेड क्वेश्चन है। वो आपने कैसे की है मुझे नहीं पता, करे सबने, एक्सरसाइज तो सबने सॉल्व करी ना, बिगनर बॉक्सेस भी करे, नहीं करे बात अलग है, जनरल बता रहा हूँ, करे होंगे तो सारे के सारे सॉल्यूशन में अवेलेबल है। इसलिए आपकी हेल्प हो जाएगी, मैं इसलिए कर रहा हूँ, अपने मूल कंसेप्ट में नहीं है, क्योंकि मूल कंसेप्ट में क्यों नहीं दे रखा उन्होंने, क्योंकि ये पार्ट सॉल्यूशन का है, इसलिए मैंने कराया ताकि आपके अब जाते ही घर जाते ही आज सॉल्यूशन चैप्टर में से इनके क्वेश्चन ढूंढ के कर लेना, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? कॉपी करो बच्चों। गंगाधर बेटा अपन कभी भी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना, हम यूज करते हैं N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। क्या रीजन है उसका बताऊंगा अभी, क्योंकि वैलेंसी डिफरेंट होती है। आपका फॉर्मूला M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 आप तभी यूज कर सकते हो जब वैलेंसी सेम हो, एसिड और बेस की। अगर वैलेंसी सेम नहीं है तो आप नहीं यूज करोगे। लैब में तो तुम लोग गए ही नहीं, कोई टाइट्रेशन कोई करी नहीं होगी, सुना ही नहीं होगा टाइट्रेशन होती क्या है, सुना है क्या? उसमें पढ़ा है वो आप लोगों को, रेडॉक्स में नहीं पढ़ा है, आई में पढ़ा है। तो FAS अपने पास होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, उसकी जब KMnO4 के साथ टाइट्रेशन होती है तो उसमें फॉर्मूला N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 यूज करते हैं। ऐसा कुछ पता है कुछ, किसी को नहीं पता? अब FAS की तो चेंज इन ऑक्सीडेशन में 1 होता है, KMnO4 को होता है 5, तो N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 आप यूज करोगे तो वो हमारे पास होता है M1 V1 इज इक्वल टू 5 M2 V2। तो इसलिए कभी भी आप फॉर्मूला M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 नहीं लगाएं। तनिषा आपने क्लास 10 में जो टाइट्रेशन की होगी वो HCl NaOH की होगी, वो तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कॉपी किया सबने? अपन क्वेश्चन करते हैं, टाइट्रेशन वाला पार्ट आएगा जब बता दूंगा, वैसे तो वो आता रेडॉक्स में ही है, रेडॉक्स का अगर मुझे मौका मिला सर तो अपन उसमें टाइट्रेशन करा देंगे पूरी आपको। सब फॉर्मूले कनेक्टेड है, फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कनेक्टेड है। छाप लिया? चलो क्वेश्चन लिखें। कैलकुलेट द मोलरिटी for 20% aqueous solution of NaOH. Calculate the molarity for 20% aqueous solution of NaOH. आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डेंसिटी नहीं गिवन है तो फर्स्ट वन लगाओगे आप लोग। तो यहां से हमारे पास बच्चों कैपिटल M क्या आएगा, 20 को डायरेक्ट रखना है 10/40, कितना आ गया 5%, थोड़ी 5m,
5 कैपिटल M। कोई कंफ्यूजन? हम मोलैरिटी तो चल रही है यार। लाला क्या निकाल रहे अपन है? वेट परसेंट गिवन है, मोलैरिटी निकाल तो भूल जाता है। ऐसा कोई क्वेश्चन कभी आया नहीं है? नहीं देखा सोल्यूशन में? कोई मॉडल लाया आज कोई? मैंने बोला था एक जना तो मॉडल लाया करो यार, सोल्यूशन वाला। सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लिंक है, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट भी करेंगे हम लोग। नहीं लाया कोई भी? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में लिया ना। लाया कोई तो रख लो बच्चों, ताकि मैं उसमें टिक तो लगा दूं, बता दूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्लास में लिया ना कोई भी? कोई बात नहीं। कॉपी किया? इस पे क्वेश्चन करते हैं, लिखो। ये नीट में आया क्वेश्चन है जो भी करा रहा हूं, सेकंड फॉर्मूला पे नीट में आया क्वेश्चन है। और आपके जो सॉल्यूशन है उस मॉड्यूल के अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 98% 98% H2SO4 dissolve in water and convert into the aqueous solution. Dissolve in water and convert into the H2SO4 solution. Aqueous solution of H2SO4 कर लेना and convert into the aqueous solution of H2SO4. ठीक है, आगे लिखो। If the density of the solution is 1.84 gram per ml, 84 gram per ml, then calculate the molarity of H2SO4 in the solution. Molarity of H2SO4 solution ऐसे लिख लो, then calculate the molarity of H2SO solution। क्या आएगा बच्चों? 98 into 10 into 1.84 डिवाइड बाय 98, कैंसिल आउट, आंसर हुआ 18.4 m। कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा बेटा? ऑब्वियसली क्वेश्चन था, बट मैं कहीं तुम लोग एक प्रॉब्लम अपने पास ये है, 2 साल से तुम लोग है ना कहीं जा नहीं पाए, स्कूल भी नहीं जा पाए। लैब के अंदर जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो 18.4 m मोलरिटी का ही होता है। लैब में अगर आपने लैब को आपको दिखा विजिट कराया गया स्कूल में अंदर कभी लैब को, तो रैक्स के अंदर ग्लास बोतल्स होंगी, उनके अंदर सॉल्यूशन फिल रखे हो, कहीं लिखा हो डाइल्यूट H2SO4, कहीं लिखा हो कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 अपने पास यही होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। आप में से कितने स्टूडेंट है जिनको एक टर्म सॉल्यूशन में पढ़ी थी उन्होंने, एजेट्रोपिक मिक्सचर? सबको पता है क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बॉइलिंग मिक्सचर। वर्ड क्या यूज करते हैं? कॉमन बॉइलिंग मिक्सचर। और जनरली पूछा जाए व्हाट इज एजेट्रोपिक मिक्सचर, तो बोल दो कॉमन बॉइलिंग एजेट्रोप या कॉमन बॉइलिंग मिक्सचर, हर कोई समझ जाएगा। अब ये होता क्या कॉमन बॉइलिंग? बच्चों तुम लोगों को सबको पता होगा कि इथेनॉल जो है, इथेनॉल, इसको तो हटा दूं, इथेनॉल जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए कंपनीज प्रिपेयर करती है थ्रू व्हीट, आपको पता होगा सबको। तो ये लोग क्या करते हैं, और जनरल अगर तुमको रिएक्शन पता हो तो पहले अपने पास शुगर होता है, शुगर को ये लोग ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, देन ग्लूकोज जो है वो फर्मेंटाइज होके इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। तो इनिशियली जब इथेनॉल का सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है कंपनीज के अंदर, फैक्ट्री में, तो होता है अप्रोक्सीमेटली 20% वेट बाय वेट। अब उस 20%, इनको 20% अल्कोहल की रिक्वायरमेंट थोड़ी है। मान लो कोई कंपनी जो है जो 100% H2SO4 सॉरी 100% इथेनॉल फॉर्म कर रही है। अब आपके सर 100% इथेनॉल, प्योर इथेनॉल की कहाँ रिक्वायरमेंट है? सर्जिकल यूजेस पहला। किसी को दूसरा यूज पता हो 100% इथेनॉल का? तुम लोग है ना न्यूज नहीं पढ़ते ना कभी देखते। गडकरी को जानते हो कौन है? हाँ नितिन गडकरी, नाम सुना है यार, बहुत बढ़िया बात है। गुजरात से रहता, दिल्ली में सेंटर मिनिस्टर है, काय का? ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है वो। रोड्स वगैरह बनवाता है, रोड्स तो बनवाते हैं, उसके पास एक काम और है। अभी उसने क्या बोला है कि पेट्रोल में हम 20% इथेनॉल मिक्स करेंगे, ये न्यूज थी।
आप क्यों सर इथेनॉल मिक्स करने से अपने पास बेनिफिट क्या होगा? पेट्रोल 20% कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। इथेनॉल तो हम थ्रू वाटर बना सकते हैं, इथेनॉल को हम जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल तो नेचुरल होता है, पेट्रोल हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर किसी आर्टिफिशियल कंपाउंड से एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही हो तो उससे क्या होगा, पेट्रोल का रेट भी कम हो जाएगा और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसने जितनी भी कंपनी, गडकरी ने जितनी भी कंपनीज हैं जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाती हैं, व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल्स फॉर्म करती हैं, उन सबको बोल दिया है कि आप अपने इंजन में जो है इंप्रूवमेंट करिए कि 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल मिक्स होके फ्यूल यूज कर ले उसमें। इससे हमारे पास क्या है, इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम जो कार है, कार में अगर 20% इथेनॉल डालोगे आप 80% पेट्रोल के साथ, तो जनरली कार एक ऑर्डिनरी कार की बात करें, मैं मारुति की कारों की बात नहीं कर रहा, है ना, तो डब्बा होती है वो, कई कई कार ऐसी होती है मारुति की जो 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर का पेट्रोल में एवरेज देती है। एक जनरली ऑर्डिनरी कार की मैं बात करूं आपसे, एक कार 15 से 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। तो अगर ये जो नितिन गडकरी ने वर्ड यूज किए हैं, अगर ये हो गया तो कार का एवरेज इंक्रीज होकर 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास क्या हुआ, फ्यूल की कॉस्ट कम हो गई, फ्यूल की कॉस्ट कम हो गई, सही है नहीं है? बट उसमें ये हो जाए, कार की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि इंजन को थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। क्यों? इंजन को इंप्रूव करने का क्या मतलब है, नहीं समझे तुम लोग? चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। तुमने सबने हीरो होंडा की CD 100 देखी होगी, और तुमने सबने बुलेट भी देखी होगी। बुलेट बुलेट की बात कर लें, ESD बात कर लें, कुछ भी कर लेते हैं चलो। तो बुलेट का जो इंजन होता है वो 350 cc का होता है, सीसी इनकी रेटिंग होती है, और हीरो होंडा का अपने पास 100 cc का होता है। मैं क्या करूं, बुलेट का 350 cc का इंजन जो है होंडा में लगा दूं, क्या होगा? होंडा ऐसी भागेगी कि गाड़ी समेत आप उल्टे हो जाओगे। और अगर मैं रिवर्स करूं कि बुलेट के अंदर 100 cc का इंजन लगा दूं, तो आप भू 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 करते रहोगे, उसको गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बुलेट का बच्चों खुद का ही वेट इतना ज्यादा है कि उसके लिए जो है मोड सीसी का अपने को इंजन रिक्वायर्ड है। ये तुम लोग पता ही नहीं, पता वाली बात, ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए जनरली, जो सीसी वाली बात है। तो पावर का बहुत बड़ा, अब इंजन में क्या होता है कि अब इसका मतलब आपको ये लगा होगा कि इंजन की जो आउटर शेल होगा वो बुलेट में हैवी होगा कंपेयर टू हीरो होंडा। पता चले कि अपन हीरो होंडा वाले कंबशन अपने ने CD 100 में करा लिए, तो मतलब उसका इंजन एक्सप्लोड कर गया। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज बनी है इस पे, ये लोग क्या करते हैं, पेट्रोल के साथ जिनको बहुत हाई स्पीड चाहिए होती है तो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सिलेंडर लगा देते हैं, NO2 का। NO2 एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, इंजन में एकदम से एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन होते ही बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, कंबशन रेट इंक्रीज हो जाती है, इंजन बहुत स्पीड से इंजन मूव करता है, तो इंजन के जो रोटर से वो मूव करते हैं तो कार मूव करती है। तुमने फास्ट एंड फ्यूरियस में ऐसा देखा होगा, ये लोग सब ऐसे ही करते हैं। अगर ये चीज अगर अपन बुलेट में कर दे, तो बुलेट का इंजन तो इसको सहन कर लेगा, लेकिन हीरो होंडा का जो इंजन है वो एक्सप्लोड हो जाएगा, क्योंकि उसका शैल इतना बड़ा नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आपको इथेनॉल डालना है तो कंबशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, तो उसका शेल भी आपको हैवी करना पड़ेगा। शेल हैवी करोगी तो कॉस्ट इंक्रीज होगी कार की, बट उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी अपने पास, अल्टीमेटली यही चीज है। तो ये सारी चीजें बच्चों कनेक्टेड है। तो मैं आपको बता क्या रहा था, जो मेरी बात सुनो, मैंने बोला था जब कंपनीज इथेनॉल बनाती हैं तो 20% का सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है इनिशियली, तो वो उसको 100% में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टर्म यूज करते हैं। पता है सबको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, दो लिक्विड्स अपने पास जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, उस बॉइलिंग पॉइंट पर हम उनको क्या करते हैं, कंडेंस, पहले तो उनको वेपराइज करते हैं, वेपराइज से कंडेंस करते हैं। तो अगर आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू 20% इथेनॉल को हीट दी, तो हो सकता है वो 30% में कन्वर्ट हो जाए, 30% की स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। स्टीम को वापस आपने कंडेंस किया, फिर 30% सॉल्यूशन का आपने फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%। जैसे ये 95% पे आता है, मीन्स 95% तो अपने पास होता है C2H5OH, सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट है, और 5% अपने पास होता है वाटर, ये कन्वर्ट हो जाता है एजेट्रोपिक मिक्सचर में।
अब एजोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब क्या है? एजोट्रोपिक मिक्सचर में होता है सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज गैस स्टेट। इसका मतलब जो कंपोजिशन 95/5 की अपने पास एक्वस सॉल्यूशन में, वही आपको किसमें मिलेगी? स्टीम में। जब आप उसको कंडेंस करोगे तो वापस सॉल्यूशन आपको कितना मिला? 95/5। तो एजोट्रोपिक मिक्सचर को हम फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसमें जो 5% वाटर होता है, इसलिए हम कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डाल देते हैं पाउडर के फॉर्मेट में। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, 100% इथेनॉल बन जाता है। सॉल्यूशन में एनसीईआरटी में विद डेटा है और आपने पढ़ा होगा, अगर सुन लो, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों बॉइल होते हैं बच्चों 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इन दोनों के रेस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट कम है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट कम है, दोनों कंपोनेंट से कम है, तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। याद आया कुछ? एजेट्रॉपिक में दो थे, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप होता है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप में एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा शायद 63% HNO3 डेटा बेस्ड है बच्चों, दिया हुआ है, एंड 37% 37 होगा 27 होगा 37% वाटर। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप होता है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन दोनों कंपोनेंट से ग्रेटर आता है। ये एनसीईआरटी में डेटा है, आप देख लेना। अब आप लोग पी ब्लॉक पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो चैप्टर सारे कनेक्टेड है। मैं पढ़ा मोल में रहूं है पार्ट सॉल्यूशन का, लेकिन आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में आप जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ोगे तो वहां पर आप लोग ओस्टवाल्ड प्रोसेस में HNO3 फॉर्म करोगे, HNO3 मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो HNO3 जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू वहां लिखा हुआ है, लाइन पढ़ लेना, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली में HNO3 में, कि मैक्सिमम आप 63% HNO3 फॉर्म कर सकते हो। रीजन क्या है? तो 63% के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एजेट्रॉपिक में। तो हम फर्दर इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए आपकी लैब में जो HNO3 का कंसंट्रेट एसिड होता है वो मैक्सिमम 63% HNO3 होता है। ये मेरी बात मैंने यहां क्यों बताया, इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन हमारे पास ये था 98% H2SO4। आप पी ब्लॉक में ही ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ोगे कि कांटेक्ट प्रोसेस में हम मैक्सिमम 98% का H2SO4 फॉर्म कर सकते हैं विद 1.84 ग्राम पर ml डेंसिटी। 100% क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें 2% वाटर है और वो इसके साथ क्या बना लेगा? एजेट्रोपिक मिक्सचर। अब जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो हो सकता है आपके टीचर आपसे पूछ लें पढ़ाते वक्त कि हम मैक्सिमम 63 का क्यों कर सकते, इससे ज्यादा का क्यों नहीं कर सकते। तो फिर आपको लिंक जनरेट करेंगे कि देखना इसका लिंक सॉल्यूशन में पढ़ो। बता, मैंने पहले ही दिया तुम लोगों कि क्या लिंक है। तो इसलिए भी जो H2SO4 का मैंने क्वेश्चन लिखा है 98%, ये ऑथेंटिक डेटा है कि 98% वेट बाय वेट से ज्यादा का आप H2SO फॉर्म ही नहीं कर सकते, मीन 100% का नहीं कर सकते, क्योंकि 2% वाटर उसमें हमेशा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि वो क्या बनाएगा? एजेट्रोपिक मिक्सचर। हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। और HNO3 मैक्सिमम कितना होता है? 63%। बात सबको समझे बच्चों? और एजेट्रोपिक मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शन, उसके अलावा हमारे पास मेथड ही नहीं है ना भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अलावा हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है। अब इस एसिड में आप बेस, तो इसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, आपके सर इसमें डाल दें कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होगा? वो इसी से मजे ले लेगा, इससे तो मतलब ही नहीं है उसको। क्यों? कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बेस। HNO3 क्या है? एसिड। एसिड बेस आपस में गेम खेल लेंगे बेटे बेटे। वाटर जगह तू साइड में पढ़ा रहा है, तेरी जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों सभी? तो जब वो उससे रिएक्ट कर जाएगा एसिड से, तो जरूरत ही क्या है? तो इसमें इसके अलावा हमें वाटर एब्जॉर्ब करने का हमारे पास कोई कंपोनेंट है ही नहीं, इसमें से हम वाटर कैसे सेपरेट आउट करें? मेरी बात सबको समझ में आई? तो अगर आपके हो सर इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ ये बच्चों, अब आप लैब में तो गए नहीं तो मैं इसका प्रूफ नहीं बता सकता। अगर आप लोग अभी स्कूल आपके ओपन रहते और अगर आप लैब में आप लोग जाते कभी, तो वहां पर 5 लीटर HNO3 और 5 लीटर H2SO4 की ब्लैक कलर की बोतल्स होती हैं, उस पे ये रेटिंग आपको लिखी हुई मिलेगी 63% वेट बाय वेट HNO3, और H2SO4 क्या लिखा हुआ मिलेगा? 98% वेट बाय वेट HNO3। ये रियल है, मेरी तो सारी चीजें देखी हुई है, तभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। मैं इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं कि प्रैक्टिकल इन चीजों को देखोगे तो समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन चैप्टर में आज ही एनसीईआरटी में से मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेट्रॉप पढ़ लेना, ये दोनों डेटा आपको मिल जाएंगे। और अगर देखना हो तो पी ब्लॉक में ही पोस्ट-वाल्व प्रोसेस में लास्ट में पढ़ लेना, आपको 63% मिलेगा, और H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपको लास्ट में 98% मिलेगा, जो डेटा मैच होगा।
मेरी बात सबको समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो अब अपन ने दो क्वेश्चन करे, एक तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन हो, एक बार वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो। तो अगर वो वेट बाय वेट देगा तो आपको डेंसिटी जरूर देगा। ठीक है, तो हमको अज्यूम करना है कि इट इज वेट बाय वेट परसेंटेज। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपने सॉल्यूशन के मॉड्यूल में मिल जाएंगे। अगर आप मॉड्यूल अभी लाते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर भी देता कि वो कहाँ कहाँ है, पेज नंबर लिखा देता, बट है नहीं तो अपन कर नहीं सकते, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे चले। क्लियर है सबको? नेक्स्ट टॉपिक लिखो स्मॉल एम। स्मॉल एम, मोलिलिटी। उपाध्याय डाइल्यूट की 18.4 मोलरिटी होगी क्या? 18 मोलरिटी का मतलब क्या हो? 1 लीटर में 18.4 मोल प्रेजेंट है। तू सोच कितना ज्यादा कंसंट्रेट हुआ बेटा। हवा में नहीं चलते सब। 18.4 का मतलब क्या हुआ आप सोचो। 1 लीटर के अंदर 18.4 मोल H2SO4 है। मतलब क्या निकला? 18.4 इंटू 98 ग्राम प्रेजेंट है, तो लेस अमाउंट है क्या ये? भाई अगर अप्रोक्सीमेटली आप इसको 20 मान लो कि चलो 20 एम का सॉल्यूशन है, तो 98 इंटू 20 करोगे तो कितना वेट हो गया? 1960 ग्राम इन 1 लीटर। कम है क्या? 1 लीटर की तो वाट लगा के रखेगा वो, छोटा मोटा नहीं है। तो हाईली कंसंट्रेट है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेट H2SO4 होता है, तो लैब में कभी इसे खेलना नहीं चाहिए, पर फिर भी बच्चे बहुत से खेलते हैं इससे H2SO4 से। फिर क्या होता है, इसके जो कुछ स्मॉल पार्टिकल्स है वो अपनी स्किन पे गिर जाते हैं, स्किन बर्न हो जाती है, फिर चाचू पापू करते हुए घूमते रहते हैं लोग लैब में, जल गए जल गए जल गए। और इसका स्पॉट इतना जबरदस्त होता है कि अगर फेस पे गिर गया तो लाइफ टाइम इसका स्पॉट नहीं जाएगा। लाइफ टाइम रह जाएगा, लाइफ टाइम। फेस बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए इस साथ खेलना नहीं चाहिए। बहुत से लोग खेलने की कोशिश करते हैं कि एसिड से कभी नहीं खेलना चाहिए। क्यों? बेस से खेल लो चाहे। ये क्या लफड़ा है यार कि सर एसिड से मत खेलो, बेस से खेलो? क्योंकि हमारी स्किन जो है वो बेसिक नेचर की है। तो जैसे उसको एसिड मिलेगा उसको मजा आ जाएगा, हाँ एसिड आया एसिड आया। क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है, आपने थर्मो में पढ़ा है। वो हीट क्या करेगी? अपनी स्किन को बर्न कर देगी। और बेस पे बेस रिएक्ट इजीली नहीं करता है, तभी तो आप लोग सोप से नहाते हो। सोप आपका बेसिक होता है, एसिडिक सोप से थोड़ी ना है कभी कि मनोरा आज तो एसिडिक सोप नहीं मिले तो डिटर्जेंट ले लेना, डिटर्जेंट एसिडिक होता है, डिटर्जेंट लगा लेना रगड़ रगड़ के, डिटर्जेंट। समझ रहे हो ना? सर्फ एक्सेल ले लेना, अच्छी धुलाई हो जाएगी। समझ रहे हो? ये रियल है बच्चों, आप लोग बता रहा हूँ। अपने हेयर जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो बचपन में तो आपकी मदर क्या करती होगी? उसमें सोप लगा देती होंगी तो बाल नहीं हो जाते होंगे। शौक लगा लगा शौक लगा, है ना? ऐसे हो जाते होंगे, हार्ड, बिल्कुल हार्ड। उसका रीजन क्या है? हेयर हमारे एसिडिक है, तो इस पर हमको एसिड यूज करना पड़ता है। शैम्पू जो है माइल्ड एसिडिक होता है। सारे शैम्पूज कंडीशनर्स जो है माइल्ड एसिडिक होते हैं। इसलिए शैम्पू और कंडीशनर के बाद आपके जो हेयर है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की हो जाती है। और आपकी स्किन बेसिक है, तब उस पर बेस लगाते हैं। आप क्यों नहीं सर बेस पे एसिड लगा ले और एसिड पे बेस लगा ले, तो क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा। ज्यादा लग गया तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ज्यादा लग गया तो। समझ रहे हो ना? मतलब आपने एसिड पे बेस लगा लिया तो हो सकता है अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो तो ये गायब भी हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसलिए नहीं लगाते अपन लोग। ये नेचर है बच्चों, नेचर की बात है। अभी आपने सुना होगा एक मार्केट में सोप आते हैं, सर तो एसिड रेन में नहा लेंगे। हाँ बेटा एसिड रेन में नहा लेना केतन, बहुत बढ़िया बात है बेटा। अंशिका मेरी वॉइस अगर अटक रही है तो आपको लॉगिन दोबारा करना चाहिए। अगर एसिड रेन तो खैर अलग चीज है, इसलिए कहते हैं ना पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, लेकिन गाने सारे पहली बारिश पे बनते हैं। जैसे पहली बारिश वैसा कुछ है ना गाना ने करके। तो पहली बारिश में क्यों नहाना चाहिए? क्योंकि पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन में एसिडिक कंपोनेंट होता है। जितनी भी गैसेज हैं वो सब एसिडिक होती है, CO2, SO2, NO2। तो वाटर से लेकर क्या बनाएंगी? माइल्ड एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनाएंगी, माइल्ड बनाएंगी। H2SO नहीं बनाएंगी, H2SO3 बनाएंगी। नहीं तो पता चले H2SO पढ़ा तो आप क्या रह गए? सिर्फ बोस ही बोस बची, भाई कुछ बचा ही नहीं। तो स्किन बर्न हो सकती है, इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट रेन में नहीं नहाना चाहिए। फिर जब पॉल्यूशन खत्म हो जाता है उसके नहा लो तो कोई दिक्कत वाली बात। खैर अब तो नहाना भी नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं कोई। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इसलिए सारी चीजें बच्चों बता रहा हूँ। एक चीज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कभी कभार आपने सुना होगा एक वर्ड पीएच बैलेंस्ड। जैसे सोप है, मार्केट में कुछ सोप आते हैं उस पर लिखा होता है पीएच बैलेंस। का मीनिंग क्या होता है? पीएच कितनी होती है इसका मतलब?
क्या बेंटेन 7 होती है, वाह 7 पीएच का बेस बनाएगा, मतलब सॉरी सोप बनाएगा ये। 7 पीएच का सोप होगा तो बेटा फॉर्म कहां से जनरेट का, झाग कहां से आएंगे? हमारी स्किन की जो पीएच होती है उसकी इक्वल होती है। पीएच बैलेंस का मतलब क्या है, जैसे अगर आप पीएच बैलेंस शैम्पू यूज कर रहे हो तो आपके हेयर की जो पीएच है उसी पीएच का शैम्पू होगा। पीएच बैलेंस सोप का मतलब क्या है कि आपकी जो स्किन की पीएच है उसी के इक्वल हमारे पास सोप होगा। अब हमारा बेसिक है तो बेसिक होता है, तो वो क्या करेगा, हमारी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होगा। बेस भी हार्मफुल होते हैं पर इतने ज्यादा नहीं थे, बट होते ही हैं। ये मीनिंग होता है पीएच बैलेंस का। नहीं पता किसी को, है ना, नहीं पता था, कोई बात नहीं। जैसे वो डव के लिए बड़ा बोलते हैं पीएच बैलेंस डे, डव के पीछे पटेल लिखा होता है कि 25% मॉइस्चराइजर और फलाना टिकाना, और नीचे लास्ट में लिखा होता है पीएच बैलेंस। तो पीएच बैलेंस का मीनिंग ये कि हमारे स्किन के जो पीएच है उसी के इक्वल उसकी पीएच है, जिससे हमारी स्किन पर हार्मफुल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सब जनरल नॉलेज है, नॉलेजेबल चीजें तो नॉलेज तो लेनी चाहिए। चलो स्मॉल एम लिखें, स्मॉल एम में पहले डेफिनेशन लिखेंगे सभी। वही देख रहा हूं, तुम तुम्हारी आईज ओपन नहीं रखते, तुम अपने ईयर्स ओपन नहीं रखते, हाँ अपना माउथ जरूर ओपन रखते हो। सुनना कम है, देखना कम है, बोलना ज्यादा है बस। जबकि मैं कहता हूं कि हर जगह नॉलेज, हर जगह बच्चों। और अपन कभी भी सोप के कंटेंट्स नहीं पढ़ते, सोप के पीछे क्या लिखा हुआ अपन कभी नहीं पढ़ते। नहाते हैं सर सोप से, सर सोप का क्या करेंगे, रेपर क्या करेंगे, रेपर तो फेंक दिया उड़ा के। काम की चीज तो रेपर के ऊपर है, जिस चीज से नहा रहे हो तुम सोचो तो सही क्या लगा रहे हो। तुम जो हेयर ऑयल यूज कर रहे हो सोचो तो सही क्या लगा रहे हो उसमें, देखो तो सही है क्या। अरे सर क्या लेना देना इंडियन से है? सब खा जाते हम तो, सब हजम कर जाते, कुछ नहीं होता, सही नहीं है। जैसे आप में, मैं बता रहा बच्चों, हो सकता है आप में से स्पेशली गर्ल्स के साथ ऐसी बात होती है कि गर्ल्स को पानी पूरी बड़ी पसंद होती है, हाँ जनरली। अब क्या होता है, किसी स्टॉल पर गर्ल्स पानी पूरी खा रही है तो बॉयज का भी मन करता है चलो अपन भी चल के वहीं खाते हैं, है ना। अब पानी पूरी के साथ का कंसेप्ट ये आजकल की जो लोकल वेंडर्स होते हैं, जो परमानेंट शॉप नहीं रखते, लोकल वेंडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं पानी बनाने में। हाँ अब मैं भी अभी पूरी बात बताई नहीं, बताऊंगा, मजा आएगा भी तुम लोगों को, बहुत पूरी बात बताऊंगा। तो ये आपको पता है भाई एसिडिक है तो एसिड अपने पास कैसा होगा भाई, सौर होगा। तो इसमें सॉल्यूशन बनाते हैं। अब आपने सुना होगा कि सुना क्या, आपने देखा होगा कि कभी कभार आपने अपने घर में एक येलो कलर की बोतल देखी होगी जिसको बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर, जिसमें लिखा होता है हिंदी में बड़ा नमक का तेजाब, वो यही होता है। वो बहुत अच्छा खट्टा पानी बनाने के लिए इसके 2 ढक्कन लेता है, मटकी में डाल देता है और साथ में आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह डाल देता है। आप लोगों ने एक बार पिया, बड़ा खट्टा यार, और दे समझ रहे मेरी बात को? किसने बोला इमली का पानी, ये देख वो कह देता है बेटा, अपन मान लेते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं कि जो आप ये बॉटल में वाटर ड्रिंक कर रहे हो ये प्योर है या इम्प्योर है, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता, अगर मैंने इसमें इम्प्योरिटीज निकाल दी तो आप पीना बंद कर दोगे, सच्चाई है। अगर वेंडर आपको बता देगा कि मैं टॉयलेट क्लीनर से पानी बना रहा हूं पानी पूरी का, तो आप खाओगे किसके जाके? वो यही तो बोलेगा आपसे कि मैं इमली का बना रहा हूं। समझ रहे बात को? वेंडर्स नहीं तो पानी पूरी वाला बच्चों अच्छी कमाई क्यों करता है, कमाई करने के पीछे रीजन यही है उसका। तो इसलिए जब भी पानी पूरी खाओ तो एक बार सोच लेना सर ने क्या बोला था, बिना पानी के खाएंगे, हाथ तो वो डालेगा उसमें यूं, समझ रहा है ना। मैं तो बेटा घर पे बना के खाता हूं ना, अपन समझदार है बेटा, अपन तो कुकिंग करने आती है अपने को, तो अपने को सब बनाना आता है। पतासे जो है मतलब जो पानी पूरी होती है वो मार्केट से परचेस कर लाते हैं और पानी वगैरह सब घर पे बनाते हैं। बाहर का तो यूज करना भी नहीं चाहिए, बाहर में आपको पता ही नहीं कि वो क्या डाल रहा है, वो क्या मिक्स कर रहा है, और आप उसको उसके सैंपल को टेस्ट करने कहीं लैब में ले आ नहीं सकते, वो तो पेट में ही जाएगा, वही सैंपल है। सुबह अगर बैठे रहे लैब और क्लास में नहीं आए तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ थी। समझ रहे मेरी बात को? तो पानी पूरी बच्चों सबसे कहा जाए, मतलब सबसे ज्यादा जो कहा जाए नॉन हाइजीनिक होता है वो पानी पूरी होता है, सबसे नॉन हाइजीनिक। तू क्यों खाने जाता बेटा? तू नहीं तो बोला था अभी इमली का बोलता है पानी, तू नहीं बोला था ना, देख। हाँ उसी की बोल रहा हूं मैं भी।
हाँ तो अपन भी तो जाते हैं बेटा। अच्छा अच्छा, सही सोच है बेटा, ईमानदारी। तो ये ध्यान रखना आप लोग सब कि मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या चीजें हैं अपने पास, क्या क्या यूज किया जाता है। नहीं तो इमली की कॉस्ट तुम लोग मार्केट में चेक कर लो कितने रुपीस पर किलोग्राम है, और लाइम की कॉस्ट भी देख लो कितनी ज्यादा है। उससे अगर तुम लोग घर पे प्रिपेयर करोगे तो घर पे अप्रोक्सीमेटली अगर आप पानी पूरी का वाटर प्रिपेयर करोगे तो उसकी कॉस्ट ही आप लोगों को कम से कम 6 या 8 लोगों के लिए 50 रुपीज की पड़ जाएगी। पानी पूरी का पानी बनाने की कॉस्ट 50 रुपीज की, और वो आपको मस्ती से खिला रहा है 10 रुपए के 6, 10 रुपए के 8, और अपन चेप चेप के खा रहे हैं। आंधे एक और प्लेट। चलो बच्चे समझ गए। तो ये सभी ध्यान रखना इस चीज का, कभी भी खाओ तो मेरी बात अब दिमाग में आनी चाहिए, और उससे घूर घूर के देखना, और थोड़ा सा उसको घूर के देखना, वो समझ जाएगा एक कोई दिमाग लगा रहा है। सूंघोगे तो शायद स्मेल आ जाए, पर तुम लोग स्मेल फील करना नहीं जानते तो जाने दो इसको। चलो लिखो अपने पास स्मॉल एम की डेफिनेशन लिखो। इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। केतन कह रहा है सर इसका मतलब हम तो आपके घर पे पानी पूरी की पार्टी करें। बिल्कुल बेटा, सेलेक्ट हो जाओ, मैं अपने हाथ से आपको बना के खिलाऊंगा। अपनी कंडीशन यही है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kilogram of the solvent, dissolve in 1 kilogram of the solvent। तो इसलिए लोकल वेंडर्स की पानी पूरी मत खाया करो। ठीक है बच्चों, डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अंडरलाइन करो, सॉल्यूशन नहीं होता। तो स्मॉल एम हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यूनिट क्या हुई, मोल्स पर केजी। सिमिलर यहां मैं W2 ले लूंगा, यहां अपन ने ग्राम ले लिया। स्मॉल एम का फॉर्मूला अपने पास जनरेट हो गया W2 इन ग्राम। याद करो जब मैंने आप लोगों को बच्चों टेबल फ्रेम की थी उसमें, तो हमने W1 वेट इन ग्राम लिया था किसका, सॉल्यूट का, और W2 क्या था अपने पास, दोबारा चेक करो सभी से, बाद में कॉपी कर लेना। W1 अपन M1 है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। W2 क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। 1000 डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम में। सेम फॉर्मूला आ गया, कॉपी कर लो उसको। हाँ बेटा, तू क्यों मेरी बात लगा रहा है यार, मैं भी क्वेश्चन देने वाला था, इन सबको परेशान करता, तू पहले से तेने रायता डोल दिया। अब सब माइंड लगा लेंगे, कम से कम 80% स्टूडेंट क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, अभी देता मैं, तूने पहले रायता डोल दिया। मैं सॉल्यूशन का वेट देता उसमें, वो सब सॉल्यूशन का वेट पुट कर देते। ये क्या है भाई, अच्छा रिंगटोन होगी, मैंने कहा था क्या यार, अलग सी साउंड आई कुछ। चलो कॉपी किया सबने। क्वेश्चन लिखो। हमें क्वेश्चन करा था इसने पहले रायता डोल दिया, मजा ही नहीं आया। देखो 20 ग्राम NaOH, सभी लिखे बच्चों, 20 ग्राम NaOH dissolve in 100 gram of the solution, dissolve in 100 gram of the aqueous solution, 100 gram of the aqueous solution। Calculate the molality of the solution, calculate the molality of the solution। स्मॉल एम हमारे पास क्या आएगा बच्चों, अब 20/40 इंटू 1000 अपॉन यहाँ कितना था 80। अब आपको मैं बहुत फास्ट करवाता, आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 100 रख देते, इस रायता ढोल दिया, मेरा क्वेश्चन कराना था। अब ध्यान रख, अगर कभी बच्चों आपको वो वेट ऑफ सॉल्यूशन दे दे, तो आपस में से वेट ऑफ सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमेनिंग वेट अपने पास किसका जाएगा, सॉल्वेंट का। कोई कंफ्यूजन, मैंने आपको 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया है देखो, और 20 ग्राम क्या दिया है, सॉल्यूट। अगर आप 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपने पास कितना आएगा, 80। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट लिखें, नोट डालो, नोट डाल के लिखो, रिलेशन बिटवीन
relation between small m molality and mole fraction, molality and mole fraction of solute and solvent, mole fraction of solute and solvent। बच्चों आप सभी देखें, इसमें हो सकता है आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा हो सकता नहीं पढ़ा हो क्वेश्चन, बट इसका नीट में आया हुआ है। नीट में आए हुए जो फॉर्मुलाज बेस्ड, मतलब मैं फॉर्मुलाज को बहुत इजी बना रहा हूं ताकि अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। W2 ही होता है, मैं M2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, M2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अगर ये M2 W2 के नीचे जाएगा तो ये अपने वो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गए, विच इज N2। तो स्मॉल m हमारे पास फॉर्म होगा N1 अपॉन N2 इंटू 1000 अपॉन M2। सबको समझ में आया? गॉड से देख लो, घूर घूर के देख लो, ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट्स है बच्चों अच्छे से देख लो इसको। दोबारा रिपीट कर देता हूं, दिस इज W1 अपॉन M1 विच इज इक्वल टू N1। W2 में मैंने M2 से डिवाइड किया तो अपने पास N2 आ जाएगा। अब M2 रिमेन्स रह गया 1000। अब ये हमारे पास N1 क्या है? मोल्स है। आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट क्लास में लिखा था x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। पुट कर दो तो स्मॉल m इज इक्वल टू हमारे पास आएगा x1 अपॉन x2 इंटू 1000 अपॉन M2। इस फॉर्मूले में हमारे पास स्मॉल m मोलरिटी है, x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। M2 क्या है? अब जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास फ्रेम होगा तो हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है और पोलर सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो M2 की जगह क्या प्लेस करोगे? 18। और अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो जनरली बेंजीन दिया जाता है, आप क्या पुट करोगे? 78। इन दोनों पे क्वेश्चन आता है, या तो M2 18 होगा या 78 होगा। वाटर है तो 18 होगा और बेंजीन है तो 78 होगा। क्लियर सबको? कॉपी करो बच्चों सभी। ऑनलाइन में सभी स्टूडेंट को समझ में आया बच्चों? हो सकता है न्यू रिलेशन है, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा हो, तो एक बार आप लोग चेक कर लो इसको अच्छे से, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। इसका एक क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा रखा है बेटा अपन ने सब, इसलिए मैंने पूरा डेटा जो भी यहाँ पर एक एक टर्म प्रेजेंट है ये सब मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। व्हाट इज W1, व्हाट इज M1, व्हाट इज W2, व्हाट इज M2, X1 X2 सब लिखा चुका हूं। M2 इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्वेश्चन लिखें, लिखो इफ द मोल फ्रैक्शन, कोई बात नहीं गंगाधर बेटा, अब आप इससे करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द मोलिलिटी, चलो कोई बात नहीं रिलेशन लिखो, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.2 ठीक रहेगा, 0.2 चलने दो। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.2, ठीक है, in aqueous solution, then calculate the molality, of NaOH solution, then calculate the molality of NaOH solution। तो अपने पास स्मॉल m आएगा बेटा, हॉरिबल मेथड से मत कर इसको। x1 अपने पास कितना दे रखा है? 0.2, तो x2 कितना जाएगा अपने पास? 0.8। अब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है x2 0.8 कैसे आ गया? इंटू 1000 अपॉन 18, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ये होता है 55.5, सबको याद है? 1000 अपॉन 18 अपने पास ये होता है, तो इट मींस ये अपने पास होगा 55.5 डिवाइड बाय 4 स्मॉल m, 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा।
कोई कंफ्यूजन? ठीक है, 56 ले लो, 4 से डिवाइड कर लो, अप्रोक्स में आ जाएगा। कौन पूछने बैठा है? एग्जिट आंसर निकालना आपने। सही है ना? बस अब आप लोगों ने स्मॉल एम मोलिलिटी और कैपिटल एम मोलिलिटी में रिलेशनशिप जनरेट किए होंगे, आपने पढ़े भी होंगे। हो सकता है वो रिलेशनशिप, वो फॉर्मूलाज आपको याद भी हों। नहीं याद कि नहीं याद? मैं नहीं कराऊंगा। क्योंकि सर क्यों? क्योंकि मेरे पास एक यूनिक मेथड है कि अगर आपको कैपिटल एम गिवन हो, स्मॉल एम आइडेंटिफाई करना हो, या स्मॉल एम गिवन हो, कैपिटल एम आइडेंटिफाई करना हो, तो हम तो उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करा रहा हूं, लिखो। कैलकुलेट, हाँ उपाध्याय पूछ रहा है कि ये 0.8 कैसे आया। एक स्टूडेंट तो मेरे को ऐसा चाहिए था बेटा जो मुझे बोल सके कि ये 0.8 आया कैसे। ये आप बताए बेटा, x2 कहां से आया? 1 - x1 से। क्या बात है बेटा, खुश कर दिया तूने मेरे को। ये यहां से आया बेटा 0.8। x1 + x2 1 के इक्वल होता है। अगर एक पॉइंट होगा तो एक 0.8 आएगा बेटा। चले आगे, लिखो। कैलकुलेट द स्मॉल m, calculate the small m for 3 capital M, 3m, 3 capital M aqueous solution of NaOH, aqueous solution of NaOH। आगे लिखें, if the density of the solution, if the density of the solution is 2 gram per ml। इजी मेथड है, मैं टफ मेथड कहीं यूज नहीं करता। 2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल m फॉर 3 कैपिटल M एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH। कैपिटल M आपको गिवन है 3, स्मॉल m आपसे पूछ रहा है, डेंसिटी उसने 2 दे रखी है। 3 कैपिटल M का मीनिंग क्या होगा अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन? 3 moles upon 1 liter। It means 1 liter solution contain 3 moles of NaOH, right? तो यहां से V तो मेरे पास आया 1000 ml। सही है, बातें मत करो बेटा। ये मत मुझे एक्सप्लेन करो कि न्यूक्लियस की जो नजर है वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं है। और अपन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं बने कि जो कहीं भी कूदते रहे। मैं यहां बैठा दूंगा अभी, इतना जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए ग्राउंड स्टेट में कि मुंडी भी नहीं लेगी। समझ रहा है? दोबारा बात मत करना मेरी क्लास में। मेरे को क्या बेनिफिट है, तू बात करेगा नहीं करेगा, चल बता क्या बेनिफिट है? कुछ बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आपने बात करी बेटा और मैंने यहाँ कोई टर्म बता दी, कोई कंसेप्ट बता दिया, वो आपसे स्लिप हो गया और सिमिलर क्वेश्चन अगर नीट में आ गया तो आप अपने आप को कोसोगे, अपने फ्रेंड को कोसोगे। तेरे को गाली देगा बेटा ये कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। समझ रहे हो? तो यहां कंसंट्रेशन दो बेटा। जब मैं यहां बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, तो आपकी आईज यहां सेंट्राइज होनी चाहिए, ईयर्स यहां सेंट्राइज होनी चाहिए। बस देखो, 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब V = 1000 ml। तो यहां से मैं W1 निकाल रहा हूं विच इज 3 × 40 ग्राम और 120 ग्राम। कोई कंफ्यूजन? W1 क्या था? वेट ऑफ द सॉल्यूट। अब हमको निकालना है स्मॉल m। स्मॉल m का फॉर्मूला पहले चेक करो, वो क्या है? W1/m1 × 1000/W2 इन ग्राम। मुझे W2 चाहिए, W1/m1 तो 3 मोल है। W1/m1 क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो हमारे पास 3 है, तो W2 चाहिए। तो आपको याद करो, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, W1 + W2 = V × D। वॉल्यूम हमारे पास 1000 है, डेंसिटी हमारे पास 2 है, तो वेट आ गया 2000 ग्राम। कोई कंफ्यूजन? तो यहां से मैं W2 को कैलकुलेट कर रहा हूं विच इज 2000 - 120 ग्राम, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास है 1880 ग्राम। थोड़ी सी बच्चों के टेंशन होना क्रिएट हो गई। कैसे बताता हूं। स्मॉल m = 3 × 1000/1880। इसको देख के आधा तो आपके दिमाग में प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, इसको सोल्व कैसे करेंगे।
मैं कहता हूँ सॉल्व करो ही मत। कौन बोल रहा है? मैंने तो नहीं बोला, मैं भी नहीं करूंगा इसको। सपोज करो अगर 1880 की जगह 2000 होता तो आंसर कितना था? 1.5। तो 1.5 से थोड़ा सा ग्रेटर आएगा, बस अज्यूम कर लो 1.6 स्मॉल एम आंसर, और इसके नियर ही तुम्हें आंसर मिलेगा, मेरी गारंटी। कौन कहता है कैलकुलेशन देख के घबरा जाओ? तुम लोग कैलकुलेशन देख के घबरा जाते हो। अरे 4 ऑप्शन है अपने पास, उनको देखो। बोर्ड नहीं चल रहा, आपका स्कूल नहीं चल रहा जो आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा, नियर आंसर निकालना होता अपने को। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन? दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, सभी देखें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देखें कि मैंने क्या कर रखा है। हमें 3 कैपिटल एम गिवन था, उसका मीनिंग होता है 3 मोल्स पर लीटर। हमारी डेफिनेशन थी इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1 लीटर है, मोल्स अपने पास 3 मोल्स है। 1 लीटर को मैंने 1000 ml लिया क्योंकि अपन वॉल्यूम एमएल में लेते हैं, और 3 मोल्स ऑफ NaOH को मैंने W1 निकाला, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 120 आ गया। अपने पास रिलेशन था जो मैंने आपको लिखा था स्टार्टिंग में, W1 प्लस W2 वेट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू V इंटू दी। V इज द वॉल्यूम एंड D इज द डेंसिटी। यूनिट सेम होनी चाहिए, ये ml में होना चाहिए, ये ग्राम पर ml में होना चाहिए, क्योंकि ml से ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई करोगे, ml से ml कैंसिल आउट होगा, वेट किस में आएगा? ग्राम में। 2000 ग्राम आ गया, डेंसिटी 2 है, कोई दिक्कत? तो यहां से W2 हमने निकाला, W1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1880 आ गया। मैंने W2 की वैल्यू प्लेस कर दी, अप्रोक्सीमेटली आंसर 1.6 आ गया। कोई कंफ्यूजन किसी को? 1 लीटर होता है, डेफिनेशन में ही तो लिखा है बेटा अपन ने। डेफिनेशन में क्या लिखा है अपन ने? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। डेफिनेशन यही बेटा अपनी। क्लियर है? ये ठीक है ना मेथड? कंपेयर टू कि आप कोई फॉर्मुलाज यूज करो, रिलेशनशिप निकालो, उसमें ऊपर नीचे हो जाए, डी पता चला मल्टीप्लाई ऊपर करना है नीचे कर दिया, गड़बड़ हो जाए, तो उसमें उनके चक्कर में मत फंसना। तुमने छाप लिया? छाप छाप बेटा छाप, खोए मत। मुझे पता है मैं बहुत प्यारा पढ़ाता हूँ, तू खोज मत जाया कर यहाँ, मुझे पता है बेटा। मेरे साथ पढ़ते पढ़ते तुम लोगों के साथ 2 प्रॉब्लम होती होगी। पहली, एक तो तुम खो जाते होगे केमिस्ट्री में, दूसरा तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता। तुम दोनों की बात नहीं हो रही, तुम दोनों तो आपस में खोए रहते हो। कभी ग्राउंड स्टेट में बैठ के देखो कितना मजा आता है पढ़ने में। हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बैठे हो, देखो एक्साइटेड में बैठे हो क्यों? वैलेंस शेल तो वहां तो कोई जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, देखो सभी। अरे बेटा तेरे को मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ। हाँ तो तेरे बाद गैप आ रहा है, तेरे बाद गैप आ रहा है ना, तो गैप के बाद वाली शेल में बैठे हुए, ये तो एक्साइटेड स्टेट में बैठे हुए। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बेटा, समझ मेरी बात को? पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूंगा अभी यहाँ। कोई कंफ्यूजन किसी को? गंगाधर पूछ रहा है सर ऑर्निक वाले सर क्यों नहीं? बेटा मैं मोल से खत्म करूंगा तभी तो आएंगे वो, वेट कर ले बेटा, नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। ठीक है, ले सबको। इसका रिवर्स क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको स्मॉल एम दूंगा, कैपिटल में आइडेंटिफाई कर। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द कैपिटल एम, कैलकुलेट द कैपिटल एम फॉर 3 स्मॉल एम, 3 स्मॉल एम, 3 मोलल, 3 मोलल, समझ गए मेरी बात? वो 3 स्मॉल एम की जगह 3 मोलल भी दे सकता है, मोलल। मोलर होगा तो मोलर बोल देगा, मोलरिटी को मोलर भी बोलते हैं बोलो, और मोलरिटी को मोलल। 3 small m aqueous solution of NaOH, if the density of the solution, if the density of the solution, if the density of the solution is 2 ग्राम पर ml। देखो आप सभी, आपको 3 small m गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 moles of solute dissolve in 1 kg of solvent। तो यहां पर अपने पास है 1 kg सॉल्वेंट,
1 kg सॉल्वेंट कंटेन 3 मोल्स ऑफ NaOH। तो यहाँ पर हमारे पास W2 हो जाएगा बच्चों 1000 ग्राम। कोई कंफ्यूजन? सब देखो, कॉपी मत करो। पहले हमें V कैलकुलेट करना, अब मुझे चाहिए कैपिटल M। तो कैपिटल M का फॉर्मूला अपने पास क्या फॉर्म होगा? यहाँ आ जाएगा V इन ml, राइट? ये है V निकालना है, फॉर्मूला वही हम लोग को यूज करना है, सिमिलर। तो यहाँ से V हमारे पास क्या आएगा? V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 अपॉन D, 1000 प्लस 120 1120 डिवाइड बाय 2 ml। बोलो कोई कंफ्यूजन? फिर डेटा देख के मत डर जाना कि डेटा देखा फिर डर गए। तो कैपिटल M इज इक्वल टू, ये तो अपने पास हो गया 3, ये हो गया 1000, ये 1120, ये हो गया 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सपोज करो अगर ये 1000 होता तो मोलरिटी 6 आती। 3 इंटू 2 6, 1000 से ग्रेटर है तो 6 से कम लेस आंसर आएगा, 5.6 के राउंड आएगा। 5.6 5.7 कुछ भी ले लो, एक ही डेटा होगा। ऐसा नहीं देगा वो आपको दे दे 5.4 5.5 5.6 5.7, ऐसा कभी नहीं देगा। वो दे देगा तो 6 दे दिया, एक 7 दे दिया, एक 2.5 दे दिया, एक आपको दिया 5.6, आंसर 5.6 चला जाए। क्लियर है सबको? कॉपी कर लो बच्चों। थ्री कहां से है? डेटा गिवन है बेटा, 3 स्मॉल m दिया हुआ है, मैंने आप पढ़े क्वेश्चन में। 3 मोल्स है बेटा, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, 3 वहां से है। W1 अपॉन W2 क्या है अपने पास? मोल्स ही तो है NaOH के, देखो ना 3 मोल्स ऑफ NaOH लिखा हुआ है 1 किलोग्राम। बच्चों क्लियर है सबको? ये मेथड ठीक लगा? हमें कोई फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो मोलरिटी दे और मोलरिटी पूछे और डेंसिटी आपको गिवन हो, डेंसिटी जरूर देगा वो, फिक्स है। विदाउट डेंसिटी नहीं हो सकता ऐसा क्वेश्चन। आगे चलें। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखें। अब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसपे बेस्ड अपने पास खूब सारे क्वेश्चन हैं, और फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ भी उसी पे कनेक्टेड है। लिखो इक्विवेलेंट वेट। आता है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना? नहीं आता? अजमी क्या रिपीट करना है बेटा? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं बेटा? बोलो बेटा, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं? ओके बेटा, देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट कर देते हैं बच्चों। क्वेश्चन में हमारे पास डेटा था 3 स्मॉल m, 3 स्मॉल m है और हमें कैपिटल M निकालना है। तो 3 स्मॉल m का मतलब है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारी किसकी डेफिनेशन है? मोलिलिटी की। इट मींस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट कंटेन 3 मोल्स ऑफ NaOH। 1 किलोग्राम का मीनिंग होगा बेटे W2 1000 ग्राम, तो 3 मोल्स वही 120 ग्राम। ये फॉर्मूला हमारे पास है W1 प्लस W2 इज इक्वल टू V इंटू डी। कैपिटल M में हमको V चाहिए क्योंकि ये तो अपने पास 3 मोल है। तो V कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ से V निकाला, V हो गया W1 प्लस W2 अपॉन D। W1 आपके पास है 120, W2 आपके पास है 1000, ऐड किया 1120 आ गया। डेंसिटी 2 की 1 है, ये अपने पास V आ गया, इस V की वैल्यू हमने यहाँ प्लेस कर दी, अपने पास मोलरिटी आ गई। आगे बेटा समझ में क्लियर है सबको? चलो आगे लिखें। नेक्स्ट टॉपिक डाले बच्चों इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आता आप सबको कैलकुलेट करना? सबको आता था, फास्ट हो गया है। चलो लिखें फर्स्ट इक्विवेलेंट वेट में। वैसे इक्विवेलेंट वेट में एक टर्म मैं आप लोगों को बताता हूं, इतना तो आप लोग पता होगा। हमारे पास होता है एटॉमिक मास ऑब्लिक मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। ये तो सबको पता है ना? तो आपके लिए दिक्कत वैलेंसी है, क्योंकि एटॉमिक मास और मोलर मास तो आपको पता है। तो फर्स्ट लिखो बच्चों इक्विवेलेंट वेट में, इक्विवेलेंट वेट में फर्स्ट पॉइंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल्स। मेटल्स में मैंने फर्स्ट लिया सोडियम। सोडियम आप सबको पता है ये मोनोवैलेंट कैटायन बनाता है और इसकी वैलेंसी 1 ही होती है। तो
अपने पास इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 23 डिवाइड बाय 1 अगेन 23। आपको डेटा याद होना चाहिए। अब ये इक्विवेलेंट वेट सोडियम का है या सोडियम कैटायन का है? बोथ। क्यों, दोनों का वेट डिफर है क्या? हाँ स्लाइटली। कौन सा स्लाइटली? इलेक्ट्रॉन का वेट लेते हैं क्या अपन कभी? तो स्लाइटली क्यों बोला फिर? अच्छा, कितना प्यारा बच्चा है। देखो इस बच्चे को कुछ खुश करा दे हमें थोड़ा सा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 1840। मीनिंग क्या निकला? इट मींस सिंगल प्रोटॉन का जो मास है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स के मास के इक्वल है। इतने तो हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट ही 112 है। कहानी खत्म हो गई। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो दोबारा दिमाग मत लगाना, नहीं तो मेरे प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें प्रॉब्लम कर दोगे आप। हाथ में बम लेके बैठा है, कह रहा सर कहाँ फेंकूं? मत करा कर बेटा ऐसा। मैं तो फिर ये बोलूंगा भाई बैठ जाओ उसके ऊपर, और क्या है। सही है, चलो तो इसलिए 23 होगा बच्चों। मैग्नीशियम है ये ऑलवेज Mg+2 फॉर्म करता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बच्चों? 24 डिवाइड बाई 2। मुझे इससे मतलब है, कोई मुझे 24 डिवाइड बाई 2 नहीं बोलेगा। जब भी मैं पूछूं व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, हमेशा आंसर 12 आना चाहिए। ठीक है। सिमिलर हमारे पास कैल्शियम है, Ca+2 फॉर्म करता है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कोई कॉपी नहीं करेगा। अभी देखो 40 डिवाइड बाई 2 20, मुझे इससे मतलब है। सिमिलर एल्यूमिनियम, ये कन्वर्ट होता है बच्चों Al+3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हमारे पास होगा 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। मुझे 9 से मतलब है। क्लियर? उसके जिंक देख लें, जिंक जो है वो Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करता है। इसका इक्विवेलेंट वेट हमारे पास आएगा 65 डिवाइड बाई 2। सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही सॉल्व करके आंसर देते हैं। कॉपर+2, आप लोग सब बोलेंगे सर कॉपर 2 आयन फॉर्म करता है, कॉपर +1 है कॉपर +2। +1 को क्यों नहीं लिया? क्यों, नेचर में +2 स्टेबल होता है। +1 को क्या बोलते हैं? कॉपर +1 को क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक आयन है। ऐसे अपने पास फेरस भी है, फेरिक भी है, सिल्वर, सिल्वर या सिल्वर आयन कुछ भी ले लो, 108/1। दो आयन और है, एक मर्क्यूरस है। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था। मर्क्यूरस क्लोराइड कुछ याद है? फेराइड लॉ के साथ बस यस सर ही करते रहते तुम लोग, याद कुछ रहता नहीं है। ये तो मर्क्यूरस आयन है, और मर्क्यूरिक आयन होता है Hg+2 जिस 200/2 इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। यही काम के बच्चों, इसके हमारे पास कोई काम का नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन इसी पे आते हैं, मोलकस में क्वेश्चन इसी पे आता है। वैसे मेटल तो दुनिया भर की अपने को खूब सारी भरी पड़ी है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉपी कर लो। हाँ बेटा बोले। हाँ वो स्पेसिफाई करेगा ना, वो स्पेसिफाई करेगा कि Fe+2 है कि Fe+3, या तो वो फेरस बोलेगा या फेरिक बोलेगा। देख मेरी बात समझ में, तुझे बताता हूँ। या तो उसने बोला अपने को फेरस सल्फेट, कोई मुझे फेरस सल्फेट का फॉर्मूला बताएगा? स्टॉप राइटिंग। फेरस सल्फेट FeSO4। एंड व्हाट इज फेरिक सल्फेट? Fe2SO4 4। सबकी कहानी अलग अलग है बेटा, और जनरली आपको फॉर्मूला नहीं देगा, वो आपको नेम देगा। फॉर्मुलेशन सभी कर लोगे, नेम नहीं पता तो आधे बच्चे तो नेम में उड़ जाएंगे। ठीक है, कॉपी करो फटाफट। मर्क्यूरस बेटा Hg2+2 लोअर वैलेंसी जो है बेटा वो अस होती है, हायर वैलेंसी इक होती है। तो Hg2+2 मर्क्यूरस है और Hg+2 मर्क्यूरिक है। Hg2+2 को देखोगे तो उसमें Hg की ऑक्सीजन स्टेट +1 है, +1 शो नहीं हो रही, 2 पे +2 है, एक पे कितनी? +1।
कॉपी किया, फटाफट करो, टाइम हमारे पास जब कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता यार। में से बहुत से हैं जिनको तो टाइम, आज बेटा कितने 10 मिनट ले लूं? ले ले ली, ठीक। नहीं 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। कॉपी करो सभी फटाफट। क्यूप्रिक और Cu+1 को क्यूप्रस। हमेशा ध्यान रख बेटा, लोअर वैलेंसी जो होगी वो अस होगी, हायर वैलेंसी एक होती है। जैसे आप लोग, आप खुद ही मुझे नाम बता दो। Sn+2 Sn+4 बोलो, नेम बताओ। दिस इज स्टेनस, दिस इज स्टेनिक। आर से नस, आर से निक, नई चीज थोड़ी कोई बात नहीं बेटा। अगर कोई भी एक मेटल दो आयंस फॉर्म कर रहा है तो स्मॉल ऑक्सीडेशन नंबर वाला अस, हायर ऑक्सीडेशन वाला एक। ठीक है, कॉपी किया सबने? दूसरा लिखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉन मेटल, फास्ट करेंगे। हाइड्रोजन है, H+ फॉर्म करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इक्विवेलेंट वेट अपने पास कितना आएगा बच्चों? 1/1 डायटोमिक गैस ले ली हाइड्रोजन की, ये 2H+ फॉर्म करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 2 / 2 1। Cl 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Cl माइनस 35.5/1, 35.5। Cl2 कॉपी करते जाओ बच्चों फटाफट, 2Cl माइनस, सो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 71 / 2 which is 35.5। सिंगल ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, O-2 फॉर्म करेगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का हमारे पास कितना जाएगा बच्चों? 16 / 2 which is 8। अगर O2 मॉलिक्यूल होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2O-2 फॉर्म करेगा, इसका इक्विवेलेंट वेट अपने पास आएगा 32 / 4 अगेन 8 ही आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, N-3 फॉर्म करेगा, इक्विवेलेंट वेट 14 / 3 आएगा। N2 जो है 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2N-3 फॉर्म करेगा, इक्विवेलेंट वेट अपने पास 28 / 6 अगेन 14/3 आ जाएगा। लास्ट वन, कुछ आयंस हैं, कार्बोनेट मल्टीपल एटम आयंस है अपने पास, इसका इक्विवेलेंट वेट हमारे पास 60 / 2, आपको 30 याद होना चाहिए। सल्फेट है, इसका हमारे पास 96 / 2 48 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। फास्फेट 95 / 3 और एक OH- आयन 17 / 1 = 70। इससे बाहर क्वेश्चन ना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाता, ना तो ये 10, ये तो इससे ना तो इससे बाहर उसमें जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रो में ना मोल कंसेप्ट में जाता। ठीक है, 1 मिनट और लूंगा, 5 मिनट लेने थे, 5 मिनट लिए भी तो मैंने। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तभी, क्योंकि वो डायटोमिक गैसेस के लिए मुझे याद दिला देना कि मेरे को इक्विवेलेंट वेट ऑफ डायटोमिक गैसेस के लिए बताना है, और कोई ना कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मॉड्यूल लेकर आना, ताकि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूं। नहीं, होमवर्क अभी भी नहीं बेटा, होमवर्क इस क्लास के बाद। अब फिर होमवर्क ही सारा बचेगा क्या? अब बचा क्या अपने पास में? अब इक्विवेलेंट वेट अपने पास हो जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी के बाद न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस और लॉस, डिफरेंट लॉस जो है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और जो नेक्स्ट एक और क्लास आएगी अपने पास, उसमें हम लोग क्या कर लेंगे? डाउट्स। तो अपना मोल कंसेप्ट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेटा उसके बाद चैप्टर जो है आपके ऑर्निक वाले सर आ जाएंगे, ऑर्निक वाले सर पढ़ाएंगे। मुझे दोबारा जब भी मौका मिला मैं फिजिकल का कोई ना कोई आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। कॉपी किया सबने?
ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, मैं लॉग आउट कर दूं बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कॉपी किया? लॉग आउट कर दूं? उपाध्याय कॉपी कर बेटा फटाफट। ऐसा क्या लिखा बेटा मैंने? फिर तो 2-3 चीजें और लिखा दूंगा, टाइम भी खराब करेंगे बेटा अपन। चलो ठीक है बच्चों, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। वैसे भी आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग होगी, वहां देख लेना। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बेटा मुझे लगा आप बॉय हो, कोई बात नहीं, नेम में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। ओके बेटा, कॉपी कर लिया बेटा अब आपने? कंफ्यूजन हो जाता है। उपाध्याय बेटा कर ले कॉपी? उपाध्याय कर ले बेटा? चलो ठीक है।